इसराइली फोर्सेस ने गजा में इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटेला के जहाजों और कश्तियों पर धावा बोल दिया। 20 इसराइली कश्तियों ने 40 से ज्यादा कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला को घेरे में ले लिया। कई कश्तियों पर पानी की तोपें चलाई। एक जहाज के तमाम अरकान को हिरासत में लिया। अल जजीरा के मुताबिक फ्लोटेला के अतराफ 45 से ज्यादा इसराइली जंगी जहाज मौजूद हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी फ्लोटेला की कश्ती में सवार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, जेर हिरासत अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। ट्वीट में लिखा, इन अफराद का वाहिद जुर्म यह था कि वो बेबस और मजलूम फलस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्वज़ा 20 निकाती गजा अमन मंसूबे में तरमीम का बाकायदा मुतालबा कर दिया। हमास की क़यादत के करीबी ज़राए के मुताबिक दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी सालफी के साथ होने वाली गुफ्त शुनीद के दौरान हमास ने खुसूसन गैर मुसल्लह करने से मुताल्लिक़ शिक़ में तरमीम पर जोर दिया। हमास का मौक़िफ़ है कि इसराइल का मुकम्मल इनखला शामिल होना चाहिए और रहनुमाओं की मुल्क के अंदर या बाहर टारगेट किलिंग नहीं होगी। पीपी और नून लीग में बढ़ती तल्खियों को रोकने के लिए बड़ों की बैठक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और नायब वजीर आजम इसहाक डार में पीपल्स पार्टी पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जिसमें मामलात को अफहाम और तफहीम से हल करने पर जोर दिया गया। मुलाकात में वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़ और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर और मीर एजाज हुसैन जाखरानी शामिल थे। मुलाकात में दोनों जमातों का एक दूसरे के खिलाफ लफ्ज़ी जंगबंदी पर इत्तफाक किया गया। एशिया कप ट्रॉफी के मामले पर माफी मांगने पर भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ चेयरमैन एसीसी मोहसिन नकवी सीखपा। कहा, भारतीय मीडिया गलत और झूठी खबरें चला रहा है। मैंने ना कुछ गलत किया और ना ही किसी से माजरत की। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया और खेल की साख को मुतासर किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि अगर भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं, आए ले लें। और बॉक्सिंग के मैदान में पाकिस्तान का बड़ा कारनामा, समीर खान ने भारतीय गुरूर को खाक कर दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ बंटी सिंह को शिकस्त देने के बाद वर्ल्ड यूथ टाइटल अपने नाम कर लिया। नॉकआउट के बाद समीर खान का फतह का जश्न मनाते हुए मशहूर 6-0 का इशारा सार्फिन को भाग गया। फखरे पाकिस्तान समीर खान आज होंगे दुनिया बोले में हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नो बखैर रखे। बशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूं फैसल करीम और मैं हूं सादिया सांसद। सादिया, जस्ट अनदर नाइट पास्ट अवे, एक और रात गुजरी है और इसराइली जारियत की एक और खूंचका कहानी है। समूद फ्लोटेला की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें उस ट्रैकर पे है जहाँ पे बताया जा रहा है कि 30 से ज़ायद जहाज अभी भी असेल है। वो जहाज़ जो दवाएं, खुराक और इमदादी सामान लेकर गजा के महसूर अवाम तक पहुँचना चाहते थे, रात गए इसराइली गोलियों की जद में आ गया है। फैसल, आई एम सरप्राइज, दुनिया के सबसे महफूज मुल्क यानी इसराइल को लगता है कि गरीब फ़लस्तीनी बच्चों के लिए जो दूध के डब्बे ले जाए जा रहे हैं, ज़ख्मियों की अद्वियात वहाँ लेकर जाई जा रही है, उनकी सलामती के लिए वो ख़तरा है। इसलिए उन्होंने समूद फ्लोटेला पर हमला करके अपनी बहादरी का एक और सबूत दिया है। साथिया, इस बुज़दिलाना हमले में कई कारकुन ज़ख्मी हुए हैं, कई रज़ाकार ज़ख्मी हुए हैं। ये वो कारकुन थे जो दुनिया के कोने कोने से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक, ताकि गजा के मजबूर आवाम की मदद कर सके। लेकिन इसराइली बंदूकों ने इंसानियत को एक बार फिर लहूलुहान कर दिया है। फैसल, अब जब हम पाकिस्तान को देखते हैं और पाकिस्तानी सोकर आज उठ रहे हैं तो ये ख़बर उनके सामने होगी और वो ये देखेंगे कि पूरी दुनिया इस वक्त इसराइली हठधर्मी पर एहतजाज कर रही है। मलेशिया से लेकर अर्जेंटीना हो, आयरलैंड से लेकर फ्रांस हो, कई अवाम सड़कों पर आ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कई सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, कई सरबराहान मुमलिकत ट्वीट कर रहे हैं। दिस इज़ द पिक्चर राइट नाउ इन द मॉर्निंग। वेनेजुएला के वजीर खारजा एवान गिल, कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो, मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम समेत पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल पर थू थू कर रही है। हम ये ट्वीट्स भी इनके चला रहे हैं। लेकिन अब हमें इंतज़ार है कि कैपिटल हिल से भी कोई आवाज़ आए, हमें इंतज़ार है कि वाइट हाउस से भी कोई बयान जारी हो। बट आई एम रिग्रेटफुली सेइंग इट फैसल, के कैसे हम उम्मीद लगा के बैठे हैं और कहाँ से हम उम्मीद लगा के बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 पॉइंट्स का अमन मंसूबा पेश किया। अमन मंसूबा क्या था? मुझे ऐसा लगता है कि वो एक काइंड ऑफ ए चीट था, इसराइल के लिए एक और तोहफा था जिसमें फ़लस्तीनी रियासत को खोखला वजूद देने की बात की गई है। और गारंटी क्या है? अजीब मंसूबा है फैसल ये। एब्सोल्युटली,
पनाह गुज़ीन जो हैं, पनाह गुज़ीनों के हक़ के वापसी को कुचल दिया गया है। इसमें अल-कुद्स को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने की बात की गई है। फ़लस्तीनियों को सिर्फ मुआशी तरक्की के लॉलीपॉप से बहलाने की कोशिश की गई है। मीनवाइल कल रात जो हुआ हम ज़रा उस पर दोबारा बात कर लेते हैं। एक वीडियो है और वो वीडियो हम आपको चला के दिखाते हैं कि किस तरीके से जब ये इसराइली जो बैराजेस थे, जो बैरिकेड करने वाले जहाज़ थे, जब वो उनके करीब आए तो शिप के अंदर सिचुएशन क्या थी, एक खातून रज़ाकार वो क्या कह रही थी, आपको सुनाते हैं। ये थी वो फुटेज कल फ्लोट करना शुरू हो गई और जब ये फुटेज फ्लोट की फैसल पहली चीज़ हम जब ये आगे बढ़ रहा था एंड एज सून एज ये इसराइल के करीब आता जा रहा था वी वर वरीड कि जब ये उनकी वाटर बॉर्डर्स पर आएगा तो उसके साथ क्या हो सकता है एंड एज एक्सपेक्टेड दे डिड व्हाट दे हैड बीन डूइंग। अच्छा, अब पता है सादिया, गज़ा की तरफ जो इमदाद लेके जाने वाली जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला है, धावा बोल दिया है, 44 में किश्तियाँ थी। हम ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी हसन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन अब्दुल्ला, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैं फैसल करीम, मेरे साथ सादिया सैमसन है। हसन साहब, आप भी इसको मॉनिटर कर रहे होंगे गुज़िश्ता रात से ही, और इस वक्त बहुत से लोगों को ट्रैक वो कर पा रहे हैं, बहुत से लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास क्या खबरें, व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन, इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त सूरत ये है कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने बिलखुसूस आयरलैंड ने जो है वो रब्ता किया है इसराइल से। उन्होंने कहा है कि वो इंटरनेशनल लॉ की पासदारी करते हुए इन लोगों को फ़ौरन रिहा करें। कोलंबियन हुकूमत ने तो बहुत सख्त इक़दाम किए हैं। उसने जो बाकी इजरायली सफारतकार थे उनको मुल्क से निकाल दिया है, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2020 गालबन से कोलंबिया और इसराइल के दरमियान थी उसको भी ख़त्म कर दिया है। मामला ये है कि ज़ाहिर है इसराइल नहीं चाहता कि किसी किस्म का प्रेसिडेंट कायम हो कि जो नेवल ब्लॉकेड उसने आयद किया हुआ है गज़ा पर, वो नेवल ब्लॉकेड किसी भी तरीके से टूटे, क्योंकि उससे जो है वो इसराइल समझता है कि जो उसकी अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया जाएगा। हाल इजरायली हुकूमत की तरफ से मुसलसल बयानात आ रहे हैं कि जो लोग हैं वो महफूज हैं, और आपके इल्म में होगा कि इजराइल ने पहले भी इसको एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था, और बावजूद इसके कि जो एक्टिविस्ट उन्होंने ये बात वाज़ेह की थी कि एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन है और वहाँ गज़ा की सूरत हाल इतनी संगीन है, और वो एक पैगाम भेजना चाहते हैं कि सिविलियंस ने खुद इक़दाम किया है जहाँ पर हुकूमतें नाकाम हो गई थी। हसन, with your experience and with your resources, आपको क्या लग रहा है, will it be given away so that ये लोग वहाँ पहुँच कर लोगों को इमदाद दे सके? बिकॉज़ ये एक ह्यूज क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे पता है कि ये भी मुश्किल है कि वहाँ जो लोग फंस गए हैं आप उन्हें गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। ह्यूमैनिटेरियन लॉज के हिसाब से ये बहुत गलत होगा और जुर्म भी होगा, लेकिन जिन लोगों के लिए वो वहाँ गए हैं क्या ये वहाँ पहुँच पाएंगे? उसके लिए क्या हुकूमतें आवाज़ उठाएंगी अब जब ये लोग निकल ही गए हैं? नहीं, उनको तो रोक लिया, और इसराइल तो ये पहले ही वाजे कर चुका था कि इसराइल उनको नहीं पहुंचने देगा। इसराइल नेवल ब्लॉकेड नहीं तोड़ने देगा है। और जहां तक इंटरनेशनल कानून की बात है तो वो तो कोई 7 दिहाइयों से इसराइल उसको तोड़ता चला आ रहा है, और उसको जिस किस्म की पुष्टपनाही हासिल है तो उसने ये बात वाजे कर दी है कि उसको इस बात का ख्याल भी नहीं है, ना ही उसको कोई फिक्र है कि इंटरनेशनल कानून की जो है वो मुसलसल वायलेशंस हों। जो इंटरनेशनल रिएक्शन है हम देख चुके हैं। मिसाल के तौर पे यूएन जनरल असेंबली में तो कोई 150 से ज़ायद ममालिक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को तस्लीम कर चुके हैं, उसकी हिमायत में मुसलसल वोट डालते चले आए हैं, लेकिन वो ममालिक जिनके पास क़ुव्वत है वो वीटो करते चले आए हैं कई दिहाइयों से। 2023 से अब तक जितनी भी सीज फायर पर यूएनएससी में रेजोल्यूशंस आई उन सबको अमेरिका ने वीटो किया। तो जाहिर है इजराइल को पता है कि उसको किस किस्म की हिमायत हासिल है। एक तरफ से कॉस्मेटिक किस्म के बयानात आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से असलह की तरसील जारी है। यस हसन अब्दुल्ला, मुझे ये बताइए कि क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये बात भी करना चाहता हूँ कि एक तरफ ये स्मूथ फ्लोटेला है, रोक लिया गया है इसको, दूसरी तरफ कल या परसों से जो 20 निकाती एजेंडा आया, दुनिया ने उस पर सुक्का सांस लिया है। टू बी वेरी फ्रैंक, हम भी यहाँ पे कह रहे थे कि चलें भले से ये 19 पॉइंट्स इसराइल के हक़ में और 1 पॉइंट अगर
पैलेस्टाइन के हक़ में है, और वो ये कि अगर ये चीज़ सॉल्व हो जाती है तो उन तक एड पहुंच जाएगी, खाना पहुंच जाएगा, पानी पहुंच जाएगा। और ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों के हड्डियों के पंजर बन गए हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, दे आर ऑल स्टार्विंग टू डेथ, प्यास से मर रहे हैं। बट कल जो कुछ हुआ हमने देख लिया। जनाब नेतन्याहू साहब ने कह दिया कि हमने तो कोई बात ही नहीं की आज़ाद रियासत की, और फिर उस पर अब इस्लामी ममालिक का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है कि वो कहते हैं कि हम चाहते हैं भाई इस पर ज़रा दोबारा से गौर व खौस करें, दोबारा से चीज़ें इसको लाई जाएँ, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि हमास ने तो खैर आगे पीछे मामला कर दिया है। इस मामले को कहाँ जाता देख रहे हैं? देखिए, मुझे ये बात मुझ पर वाज़ेह नहीं है कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो इस हद तक मासूमियत नाइविटी के शिकार हैं या पॉलिटिकली नाइव है। मैं इस बात से मैं इसका जवाब नहीं दे पाया अब तक। बात यह है कि अगर वो जो 20 नुकात हैं अगर आप उनका मुताला करें तो बिल्कुल वाज़ेह है कि फ़लस्तीनियंस को किसी किस्म का कंसेशन नहीं दिया गया था। मिसाल के तौर पे जब बात होती है कि हमास डिसआर्म करे, तो जो एक इंटरनेशनली ग्रांटेड राइट टू सेल्फ डिफेंस है वो भी उनसे ले लिया गया था। यानी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो लोग जो अंडर ऑक्यूपेशन हैं उनके पास ये मुकम्मल हक उनको ये हासिल है कि वो अपना दिफा करें। तो ये एक बड़ा बुनियादी हक था, वो भी उसको उनको डिप्राइव किया गया। उसके अलावा चाहे वो मामलात जो रिकंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक हों, उसमें भी आप जब गहराई में जाए और इन बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो वाज़ेह हो जाता है कि उससे फ़ायदा किसको हो रहा है। जहाँ तक ये 2 रियासती हल का मामला है, ये तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत पहले वाज़ेह कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा। उसके बरअक्स अगर आप इजरायली काबीना के मेंबरान के बयानात पर गौर करें तो बहुत वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रॉमिस्ड लैंड है वो सिर्फ गज़ा या नेगेव या वेस्ट बैंक तक महदूद नहीं होगी, बल्कि वो पड़ोसी ममालिक की भी बात कर रहे हैं। तो उनके अज़ाइम तो बहुत अरसे से वाज़ेह हैं। सवाल उन लोगों से करना चाहिए जो उनके अज़ाइम को या तो सुन नहीं रहे थे या फिर प्रोसेस नहीं कर पाए, और वो यानी सेलिब्रेट कर रहे थे बावजूद इसके कि इस 20 नुकाती एजेंडे में सेलिब्रेट करने की कोई चीज़ नहीं। बाज़ लोग ये कह रहे हैं, मैंने बिलखुसूस पाकिस्तान में बाज़ तज्ज़ियाकारों को सुना, कह रहे थे कि तो बताएं फिर इसके अलावा और हल क्या है। हल तो इसके अलावा मौजूद है, अगर वो चाहें तो उस पर भी बात हो सकती है। इकोनॉमिक लेवरेज किस किस्म का मौजूद है बाज़ ममालिक को जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया गज़ा के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जब उनके ज़ाती मामलात थे तो माजी में वो लेवरेज इस्तेमाल कर चुके हैं। और उस वक्त अमरीकी सदर जो बाइडन दौड़े दौड़े मशरिक़ वस्ता पहुंचे थे मामलात को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो एक लेवरेज मौजूद है जिसको इस्तेमाल नहीं किया गया। हसन, डू यू फील कि अगर अभी इसराइल या यूनाइटेड स्टेट्स ये इंटरेस्ट रखता है कि जी गज़ा को रिहेबिलिटेट करना है, रीडेवलप करना है, तो उसमें कोई उनका अपना इंटरेस्ट है? आई मीन वो 2 ममालिक जो इसको रिवर ऑफ द मिडल ईस्ट बनाने की बातें कर रहे थे, वो इस प्लान को पूरा करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक और बाय दैट और बाय दिस। एंड डोंट यू थिंक वो जो आप अंडर द लाइन बात कर रहे हैं वो आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि या दिलचस्प बात तो यह है कि अमेरिका ने अपने अज़ाइम को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। मिसाल के तौर पे अमेरिकी सदर के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, उनके रियल एस्टेट के मामलात में किस नौयत के मफादात हैं, ये बात बहुत खुली हुई है, ये कोई ढपी छुपी बात नहीं है। और जिस तरह के बयानात वो ऑलरेडी दे चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड जो बातें हैं और जिन कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है और जो मेन होल्डर्स हैं, वो सब बहुत वाज़ेह हैं। यहाँ वस्ता के भी बाज़ ममालिक उनके किस किस्म के मफादात जुड़े हुए हैं, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। बाज़ औक़ात समझ में नहीं आता कि हम प्रिटेंड करते हैं कि हमें नहीं पता है कि या वाकई हम इस हद तक लाइल्म हैं कि इन मामलात से हम नावाकिफ़ हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि अचानक 2023 के बाद लोगों का फ़लस्तीनी मामले में उनकी दिलचस्पी, उससे पहले की जो तवील तारीख़ है, न सिर्फ 19 से बल्कि उससे भी पहले अगर आप जाएं तो बाल्फर डिक्लेरेशन से भी पहले जो मामलात चल रहे थे शायद हम उनसे नावाकिफ़ हैं। ये एक बहुत तवील तारीख़ है जुल्म और बर्बरियत की, और अगर इस तनाजुर को ना देखा जाए तो पूरा ठीक से समझ में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन, दुनिया बदल रही है या फिर बदलती नज़र आ रही है एज इट सीम्स। एक सॉर्ट ऑफ न्यू मिडल ईस्ट ऑर्डर, फिर पाकिस्तान सऊदीया का एक दूसरे के हवाले से कहना कि हम पे हमला, किसी दूसरे पे भी हमला, हम पे हमला होगा, एंड देन ट्रम्प सेइंग कि अगर क़तर पे दोबारा हमला हुआ तो वो हम अपने ऊपर भी तसव्वुर करेंगे। एक तो चीज़ ये,
दूसरा ये कि इससे पहले भी फ्लोटिलास गए, लेकिन इस बार पूरी दुनिया बशमूल यूरोपीय ममालिक की हमदर्दियाँ, दे आर विद पैलेस्टाइन, दे आर विद गज़ा। क्या इस बार कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, प्रोवाइड द फैक्ट कि तमाम कॉन्टेक्स्ट तब्दील हो रहे हैं, या फिर इस बार भी बस वो सारी दुनिया चिल्लाएगी और फिर एक आवाज़ आएगी, वीटो, एंड दैट्स इट? बात यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं है कि आवाम और जो हुक्मरान तबका है वो एक सतह पे नहीं है। ये चाहे आप मशरक़ी वस्ता मुसलमान ममालिक या मगरब की बात करें, अमूमन वहाँ इटली की आप मिसाल ले लें। इटली के जो बायलैटरल रिलेशन है इसराइल के साथ वो बहुत गहरे हैं। यानी गुज़िश्ता बरस इसराइल इस इटली के जो एक्सपोर्ट्स थे इसराइल को, वो तकरीबन कोई $4 बिलियन के करीब थे। डिफेंस कोऑपरेशन है, बहुत गहरे नौयत के ताल्लुकात हैं। में जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, जो लोगों ने मुजाहरे किए, पोर्ट्स अपने दी कि अगर मशीन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहा तो वो पोर्ट्स ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद इटालियन हुकूमत पे प्रेशर आया और फिर हमने देखा कि बाज़ किस्म के एक्ट्स किए गए। मिसाल के तौर पे एक इजरायली नेवल वेसल जो है वो गई किसी पॉइंट तक उन्होंने एस्कॉर्ट किया उस फ्लोटिला को और उसके बाद फिर वापस चले गए। तो बात यह है कि अवामी मगरबी ममालिक में जिस नौयत ममालिक में नहीं देखे फ़लस्तीनियों के हक में, वो एक प्रेशर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से एक बड़ा मुश्किल स्ट्रेटेजिक के लिए वो ये देख रहे हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल, अवामी गुस्सा तो मौजूद है, लेकिन वो किस हद तक असरअंदाज हो सकता है, किस हद तक हुकूमतों को खतरा मौजूद है, वो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर वो ये महसूस करते हैं कि ये खतरा इस नौयत का नहीं है कि उनको अपनी पॉलिसी तब्दील करनी पड़े, तो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर ये है बात। अच्छा, हसन, मेरे ज़हन में एक और चीज़ आ रही है राइट एट दिस पॉइंट टाइम। जो लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, जो वहाँ के शहीद होने वाले लोगों को देख रहे हैं ना, विद एवरी लिटिल होप दे आर ट्राइंग टू सी अ बिगर पिक्चर आउट ऑफ इट। राइट नाउ आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट। जस्ट हेल्प मी थ्रू। क्या आपको लगता है ये जो 20 पॉइंट्स दिए हैं ये एक्सेप्ट हो जाएंगे? बिकॉज इन एनी वे मुझे ये सूटेबल नहीं लगते फ़लस्तीन के लिए, लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ इट मुझे ये भी पता है कि गज़ा के लोग मर रहे हैं रोज़। जी, बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए, बात यह है कि फ़लस्तीनी जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल, मरवान बरगूथी और दीगर, उनके से बड़े वाज़ेह बयानात मौजूद है, एक तरफा है, और इससे जो है वो फ़लस्तीनियों को इफेक्टिवली इक्वेशन से हटाया जा रहा है। उसमें अब आप उन पॉइंट्स पर गौर तो जरा करें। मिसाल के तौर पे ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि जो छोड़ना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का, एथनिक क्लेंजिंग का सिलसिला तो तवील अरसे से जारी है। बिलखुसूस अगर आप 2023 से जो मामला चले आ रहे हैं उन पर आप नजर डालें तो बिल्कुल वाज़ेह है कि है। जहां तक बात है कि भाई फिलिस्तीनियों तक कम से कम खाना तो पहुंचे, इस बात को ऐसे किया जा रहा है जैसे ये कोई एहसान किया जा रहा हो कि हम आपको खाना फराहम कर देंगे। दीगर करारदादे मौजूद हैं, इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, लेकिन बात यह है कि जहां पर इंटरनेशनल लॉ जो बाज़ कुव्वतें हैं उनके मफाद के खिलाफ जाता है तो वो फिर आईसीसी और आईसीजे को भी धमकियां देते हैं कि आप के जो जजेस हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, हम आपकी फैमिलीज पर जो है वो ये सैंक्शंस लगा देंगे और इस तरह के मामला। तो यहाँ पर हमें इस मासूमियत से निकलने की जरूरत है कि ये कोई यहाँ पे भलाई किया जा रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही विशेष नौयत का क्रिटिसिज्म है को समझने की जरूरत है। ये 20 को दो रियासतों की तरफ लेकर जाएगा, और अगर दो रियासतों की आप बात भी करें तो पहले इस सवाल के तो लोग जवाब दें कि फिलिस्तीन की हुदूद क्या होंगी। क्या वो 1967 के जो बॉर्डर्स थे उनकी बात कर रहे हैं जिसमें ईस्ट यरूशलेम जो है वो कैपिटल होगा उसका? इजरायली सेटलमेंट्स तो रोज बरोज बढ़ रही हैं। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो इलीगल हैं। I agree with that. Hassan, thank you so very much for your time. It was wonderful to have you on the show and figure हम किस तरफ जा रहे हैं जब आप फ्लोटिला को भी रोक देते हैं
जब लोगों को वहाँ पर इमदाद नहीं मिल रही है। एब्सोल्युटली। मज़ीद इसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जौहर सलीम साहब भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, गुड मॉर्निंग सर। एंड एज़ वी से गुड मॉर्निंग, दुनिया के इस खित्ते में सुबह हो चुकी है और लोग अब देख रहे होंगे बशमूल पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और तमाम तर फार ईस्ट एशिया, तमाम तर साउथ ईस्ट एशिया, क्या गुजरी है कल रात इन परवानों पे जो कि सर पे कफन बांध के, और लिटरली सर पे कफन बांध के निकले हैं। और वी आर प्राउड कि इसमें एक पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। लेकिन जौहर साहब, क्या लग रहा है आपको, ये पहली मरतबा मनाजिर नहीं, इससे पहले 5 या 6 फ्लॉटलास जा चुके हैं। फ्रीडम फ्लॉटला आई रिमेंबर कि जिसमें पाकिस्तान से साफ़ी भी गए थे और फिर क्या हुआ वी ऑल नो। क्या होने जा रहा है? अगेन वही एपिसोड रिपीट होगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा, या फिर जो अभी भी सेट असेल हैं कुछ जहाज़, डू यू थिंक के दे हैव इनफ ऑफ दिस कि वो पहुंच पाएं? जी बिल्कुल, देखें इसराइल का इसमें उनकी एक पॉलिसी जो है ना, हमेशा से ही इस तरह के फ्लोटलास जब भी आए हैं और पास में भी कई बार इस तरह हुआ है, जब वहाँ पे इंसानी हकूक के बिल्कुल सरीहन वहाँ पे जो है ना धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और जहाँ पे मुजालिम हुए हैं, दुनिया से इस तरह की इमदाद आई है वहाँ पे। लेकिन उन्होंने हमेशा यही किया है, वो जैसे ही इंटरनेशनल वाटर्स से उनके टेरिटोरियल वाटर्स में आते हैं तो वो उनको फिर रोक लेते हैं और फिर जो है तो इसमें कोई जो है ना कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था फॉर्चुनेटली, हालांकि उसमें देखें बहुत ज्यादा वो ग्रेटर पूरी दुनिया में जाहिर है जाती है, एक बहुत बड़ा नाम इस वक्त, हालांकि यंग खातून है जो है, और दूसरी तरफ ये सेनेटर मुश्ताक भी पाकिस्तान से वहाँ, लेकिन उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं होती। तो वो ये इस तरह गेट नहीं पहुंचने देंगे जब तक कि उनका कोई मुआहदा नहीं होगा हमास के साथ, जो कि ट्रम्प करवाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। वो कोई भी इमदाद को इस वक्त एक वेपन ऑफ के तौर पे, टूल ऑफ तौर पे यूज कर रहे हैं कि इमदाद ना पहुंचे तो जो लोगों पे प्रेशर पड़ रहा है, हमास पे भी प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से, तो वो उसको उस तरह से देख रहे हैं कि जी जहाँ जितनी लाइक कंडीशंस हैं वहाँ पे जेनोसाइड लाइक कंडीशंस हैं, तो वो उसको बिल्कुल एज अ प्रेशर देखते हैं कि वो समझते हैं कि जौहर साहब, आई वांट टू टेक यू टू द 20 पॉइंट्स ऑफ बिटवीन वो जो प्रपोजल है इसराइल और यूएस के दरमियान। आप देखें इस वक्त मैं फैसल हम सब बेयर मिनिमम की तरफ सोच रहे हैं। बेयर मिनिमम क्या है? गज़ा वालों की ग़िज़ा, लेकिन उनके बॉर्डर्स हैं, उनकी जगह है जहाँ जिसे ऑक्यूपाई किया जा रहा है, उसके बारे में कौन सोच रहा है? देखें बेसिकली जो अभी ये 20 पॉइंट फार्मूला है, ये तो सिर्फ अभी फिलहाल जंगबंदी के लिए है ना। इट्स बेसिकली देयर टू जस्ट एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट जो अभी हो रहा है गजा में। वो लार्जर क्वेश्चन जो है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का, वो तो इसमें एड्रेस नहीं हो रहा। उस पर एक रेफरेंस मौजूद है इसमें, बट वो भी बहुत एम्बिगुअस सा है। वो तो एक मतलब जो अब एक अलग क्वेश्चन है जिस पे अलग मुज़ाकरात होंगे किसी वक्त, और उस पर जाहिर है जो कोई भी अगर बात होती है, लेकिन उसकी तो बैकड्रॉप ऑस्लो अकॉर्ड्स है ना। ऑस्लो अकॉर्ड्स में जो तय पाया था फॉर्मूला, वो अमल उस पर अमल दरामद अभी तक इजराइल कर रहा। तो लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसमें आपने सही कहा, देखिए ये अभी जो 20 पॉइंट फार्मूला है, ये तो इस बारे में है कि वहाँ पे जो एक लिटरल जेनोसाइड हो रहा है उसको रोका जाए। वहाँ पे जो बिल्कुल अभी जो 2 मिलियन के करीब लोग हैं उनकी जिंदगी बचाई जाए। बिल्कुल जो कि देखिए वहाँ पे बिजली पानी है ना वहाँ पे खाना जो है किसी किस्म का, ना दवाइयाँ हैं ना हेल्थ केयर किसी किस्म की, ना स्कूल चल रहे हैं। बिल्कुल जिंदगी की जो बेसिक कम्युनिटीज है खत्म है। 90% वहाँ पे बिल्डिंग्स भी तबाह हो गई, फैक्ट्रीज भी नहीं है। मतलब वहाँ पे तो इस वक्त ऐसे है कि मतलब इंसानियत की तौहीन हो रही और एक मुजालिम की दास्तान है, तो उसको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए अगर कुछ भी मुआहदा होता तो इसको मुसलमान मुल्कों ने भी इसलिए देखा, वो भी इसी तरह ये जो है बिल्कुल इसराइल की टर्म्स पे है, ठीक है। हमास के लिए तो ये मुआहदा जो है टर्म्स ऑफ सरेंडर है बेसिकली, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान मुल्क चाहते हैं कि चलें ये ख़त्म तो हो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट, ताकि जो 2 मिलियन 22 लाख मुसलमान वहाँ पे हैं उनकी ज़िंदगियाँ तो बचाई जाएँ। उनको जो इस वक्त अशद इमदाद चाहिए, जो बिल्कुल एक जो है ना उनको इस किस्म की हालत है, वो तो कम से कम उनको तो इस मुल्क जो है बादले नाखास्ता उन्होंने इसको that also brings me to this conclusion कि यही वो वजह है कि इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि गज़ा वालों को गज़ा मिले,
क्योंकि अगर उन्हें ग़िज़ा मिलती रहेगी तो ये जो प्रपोज़ल जो कि मुकम्मल तौर पर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है वो इसे बैक कैसे कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जौहर साहब फॉर योर टाइम, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। ओके, सो हमने उस ये लाइव ट्रैकर पे भी हमने नज़र डाली हुई है एंड अगर हम इसको इस वक्त बहुत सारी जो किश्तियाँ जो लाल में आपको रेड डॉट्स में नज़र आ रही हैं उनका मतलब यह है कि उनको रोक लिया गया है, दे आर इंटरसेप्टेड। इसमें अडारा है जिसे बैतुल्लहिया जाना था, ऑल इन है जिसे खान यूनिस जाना था, आलमा को तो हम कल रात से ही देख रहे हैं कि जिसको इंटरसेप्ट किया गया, आलमा दीरुल बला इसने जाना था सामान लेके, अरोरा है जिसने गज़ा पहुंचना था, इसके साथ माली का जहाज़ है दीर यासीन, उसको रोक लिया गया है, और फ्लोरिडा नामी जहाज़ जो कि अनस अल शरीफ जिसको जाना था उसको रोक लिया गया है, ग्रैंड ब्लू उसको रोका गया है, हायो रोका गया है, ह्यूगा को रोका गया है जैसे हाइफा, इनाना इज़ सेल लेकिन कारमा को रोका गया है, इसके साथ साथ मोहम्मद भार इस जहाज़ को रोका गया है, मॉर्गाना जहाज़ जिसे नुसैरात जाना था उसको रोका गया है, ओटारिया को रोका गया है, ऑक्सीगोनो को रोका गया है जिसको अशदोद जाना था, और इसके साथ साथ स्वेल को रोका गया है, सीरियस को कल रात ही रोक लिया गया था, और समर टाइम योंग जिसे अल शजरा जाना था इसे रोका गया है, और इसके साथ साथ युलारा को रोका गया है। तो इस वक्त ये लाइव ट्रैकर है फ्लोटिला ट्रैकर, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ट्रैकर के नाम से, और इस पे हम देख रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आगे भी इनवाइट करते रहेंगे। हमारी इस मुद्दे पे नज़र है, हम इस पे नज़र रखे रहेंगे, और जैसे ही इस हवाले से कोई भी अहम डेवलपमेंट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी शो में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। कोशिश तो हम करते हैं कि क्रिकेट पे बात करें, लेकिन क्या करें कि क्रिकेट की जगह सियासत पे बात करनी पड़ती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और क्रिकेट की दुनिया जो है आजकल उसका डब्बा गोल है, क्योंकि भारत जो इस वक्त हरकतें कर रहा है क्रिकेट के साथ, पहले उन्होंने कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर अब वो इसमें वुमेन जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, उसमें ट्रॉफी नहीं लेंगे। अरे वो तो छोड़ें, वो तो बस नहीं, क्या ट्रॉफी लेने चले गए। पता है, हाँ, अच्छा एक चीज़ हमने मिस कर दी, लेकिन मैं ऐसे फिर ये कहा कि मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली। मुंह ज़बानी बता देता हूँ कि सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू हुआ भारत में, और उन साहब ने ये फरमाया कि हम तो वहाँ खड़े थे, हमने तो मना नहीं किया ट्रॉफी लेने से। हाँ, टीम तो मौजूद थी। हजरत या तो उस वक्त झूठ बोल रहे हैं या अब झूठ बोल रहे हैं, या तो वो जो 45 मिनट इंतजार हो रहा था वो किसके लिए हो रहा था? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ इट। वो इसलिए इंतजार हो रहा था कि ताकि वो कंफर्म करें कि उनके कितने तैयारे गिरे थे। आई मीन कम ऑन यार, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप एसीसी के ओहदेदार, एसीसी के तमाम तर मेंबर्स और वहाँ पे रॉयल फैमिली के लोग सबको नाराज़ करके, अभी तो इसका आएगा बैकलैश, लेकिन चलिए ये तो सब हुआ। अब सीन ये है कि कल फिर एक झूठ फैलाया गया कि माफ़ी मांग ली, मोहसिन ने मांगी माफ़ी, फिर मोहसिन ने आके बताया कि नहीं मांगी मैंने माफ़ी, और टिट फॉर टैट, अगर चाहिए तो आके ट्रॉफी ले जाइए, मुझसे मिलिए, हाथ में लाइए और ट्रॉफी लेके जाइए। अब देखना है कि जो इंडिया पाकिस्तान, पता क्या एक तस्वीर बड़ी अच्छी थी, आई जस्ट सॉ ऑन द फेसबुक, जहाँ पे विराट कोहली और बाबर आजम दे आर शेकिंग हैंड्स, और वुमेन क्रिकेट की ख़ास तौर पे जहाँ पे गालिबन बिस्मा मारूफ की साहबजादी थी, उनको वो लेके गई थी, द इंडियन एंड द पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर्स दे वर ऑल टुगेदर, कितने अच्छे मेमोरीज थे। बेटी को उठा रहे थे, उन्हें प्यार कर रहे थे। अच्छा, इससे मुझे याद आया, कल विराट कोहली का एक स्टेटमेंट आया where he says कि मैं लंदन इसलिए गया हूँ क्योंकि मैं इंडिया की पॉलिटिक्स से बाहर आना चाहता हूँ। I hope उन्हीं का yeah, it is an old tweet which is surfacing again and it had been over and over in the interviews with his wife, he's been capitalized, और वो इसलिए भी हुआ था, हाँ वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि जब वो हारे थे तो उनकी छोटी बेटी को कितना ट्रोल किया था, ये हमें बताने उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को इस पॉलिटिक्स की नजर नहीं कर सकता हूं, which actually explains the politics of India। जनाब सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। तो हैदर भाई ये फियास्को जो है ये अब हल होता मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या अंदर की खबरें, और ये ट्रॉफी का मामला अब वुमेन वर्ल्ड कप तक जा पहुंचा है, हाथ ना मिलाने वाला मामला, चीजें सीधी होंगी या फिर ऐसे ही चलती रहेंगी? देखिए, एक इंसान जब झूठ बोलता है तो उसको संभालने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। इन्होंने जो पहली गलती की थी उस पर बजाय इसके कि उससे पलटते और उसको सही करते,
अब मुसलसल जो है वो गलतियां करते चले जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी, और मैं कहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट भी, दोनों मिलके, क्योंकि जाहिर है क्रिकेट बोर्ड उनके कहने पे चलता है। अब ये बात सिर्फ ये नहीं रही है कि आपने हाथ नहीं मिलाया या हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, बात वहां तक नहीं रही। बात ये है कि अब आपने क्रिकेट की जो असल रूह है, क्रिकेट की जो स्पिरिट है, आपने उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। मैं अभी तक हैरान हूं कि आखिर यूएई गवर्नमेंट ने या यूएई क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि ये यूएई में हो रहा था मैच, और यूएई में इतनी बदतमीजी होना ये सबसे बड़ी बात है उनकी। वो तो अपने प्रेस्टीज के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी के खिलाफ आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, मसला ये है कि आपकी अपनी गलती है कि आपने उस वक्त जब आपको ट्रॉफी लेनी थी, उस वक्त मोहसिन नकवी वहां नहीं थे, बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। उनको देखना चाहिए था आपको। आपने उसूली तौर पर वो चीज जो है उसको बर्बाद किया। अब देखिए, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का मसला, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मसला चलता रहा, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का मसला, लेकिन जब वो आए वहां पे तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड से उनसे भी मिले। उसके बाद वहां पे उनके साथ जो है उन्होंने सारी, जैसे उन्होंने कहा वैसे उन्होंने सबको उन सब चीजों को माना। तो आप जब एक इंटरनेशनल सतह पे आते हैं, एक सर्किल में आप जब चल रहे होते हैं, तो उसके मुताबिक चलना पड़ता है। फिर आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है। एक ये भी बात आ रही थी हैदर साहब कि अभी आपने देखा होगा चंद दिन पहले बीसीसीआई का ऐलान आया था राइट आफ्टर एशिया कप कि जी हम 10 गुना ज़्यादा जो है वो पे करेंगे अपने प्लेयर्स को उस इनामी रकम से जो एसीसी की जानिब से उनको दी गई है। सो दिस क्वेश्चन कम्स इन माय माइंड, ट्रॉफी भी खरीद के दे दें, व्हाई आर दे रनिंग आफ्टर द ट्रॉफी? भाई आप ये 10 गुना क्या आप 100 टाइम्स दीजिए अपने प्लेयर्स को, हमने तो मना किया, लेकिन आप एक सिस्टम को खराब मत कीजिए। देखिए, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी को डिसबर्स कर दे, बिल्कुल अपना गुलाम बना ले, ये नहीं हो सकता। देखिए, वो गुलामी का दौर यूएस में जो था वो अब दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, आप उसको मजीद नहीं चला सकते कहीं पे भी। इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, और मैं आपको बता दूं इंटरनली लोग जो है सामने आके ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन मेरी जहां भी इंडियन जर्नलिस्टों से बात हुई है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हम लोग मिलते हैं आईसीसी के जब इवेंट्स होते हैं वहां पे वो आते हैं, हम जाते हैं, तो बहुत सारे दोस्त हैं। और मैं आपको बताऊं टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के हैं, जितने भी हैं सब ने इंटरनली इसकी बहुत सख्त मजम्मत की। मुझे ये बताएं कि ये अब जो अगला नैरेटिव बिल्ड करने जा रहे हैं अगेंस्ट आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडियन मैचेस, हाथ नहीं मिलाएंगे और यही वो सब होगा जो पहले भी होगा, ऑल दैट। नहीं, अब देखिए मैं आपको बताऊं, अब तो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम को कहना चाहिए हम हाथ नहीं मिलाएंगे। आप क्या नहीं मिलाएंगे? हम आपको कुछ नहीं समझते हैं, हमें जरूरत नहीं आपसे हाथ मिलाने की। हम और अब पाकिस्तान क्रिकेट जो उसका जो मौक़िफ़ है वो बहुत अच्छा है और मजीद सख्त होना चाहिए इस बात पे। देखिए, ये सारी गलती आईसीसी की है, मैं इसको आईसीसी में मुकम्मल जो है ना इसका जिम्मेदार समझता हूँ। आईसीसी की ढील की वजह से, आईसीसी की सुस्ती की वजह से इतना इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बात करने का मौका मिला। थोड़ा सा आईसीसी अगर इसमें सख्ती करती, खामोश हो जाते हैं, उनको कह दिया जाता है आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। हैदर साहब, मुझे तो ये कहना है कि उनके आशीर्वाद से मसला यही है कि दे आर द आईसीसी, दे आर द बीसीसीआई। ठीक है, थैंक यू हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन यार ये फरमाता है कि ट्रॉफी चाहिए तो दफ्तर आइए और ले जाइए, लेकिन पहले हाथ मिलाइए। वाह, ये किस शायर ने कहा है? ये मैं ब्रेक में पूछ लूंगी। ब्रेक पे जाइए, कैसा? कहेंगे एक बार फिर खुश आमदीद। एंड एज वी वर टॉकिंग अबाउट IMF का वफ्द का यहाँ पर आना कुछ दिन पहले, इट वाज द टॉक ऑफ द टाउन एंड इट स्टिल इज़ इन कॉन्वर्सेशन। तो इन दिनों IMF वफ्द सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद है, और इस दौरे में जहाँ उन्होंने वजारत ख़जाना या स्टेट बैंक या चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकातें की हैं, एट द सेम टाइम अहम डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं। ये सेकंड ट्राइमेस्टर है, इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात की बात करें तो वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF मिशन से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की भी मुलाकात हुई है। इस वक्त जो टारगेट सेट किए गए हैं उनमें से कितने मीट हुए हैं और क्या नए टारगेट सेट करने जा रही है IMF हमारे लिए, ये अहम है कॉन्वर्सेशन करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी बेटर हुई है, व्हाट आर वी लुकिंग एट इन कमिंग डेज? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना और माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इस बार जो ये तमाम तर मीटिंग्स हो रही हैं, एनी पॉजिटिव्स आउट ऑफ इट?
तो वैसे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप ओवरऑल जायजा लें पाकिस्तान की इकानमी का, पाकिस्तान की इकानमी 2-2.5 साल पहले देखें, जब IMF की इंगेजमेंट नहीं थी तो कहाँ खड़ी थी? डिफॉल्ट की गुफ्तगू थी, रिजर्व्स 3-4 अरब डॉलर पे थे, जो अफरात ज़र है, कीमतों के बढ़ने की शरह बहुत तेज़ थी। अब आप कम बैक आफ्टर 1.5 years, IMF की ये 9 महीने की एक पहले इंगेजमेंट हुई, फिर तकरीबन 1 साल हो गया, लास्ट सितंबर में आई थिंक प्रोग्राम हुआ था। एक मैक्रो स्टेबिलिटी तो है मुल्क में, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब देखिए, कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमाया कमी आ गई है। एक्सटर्नल बफर्स, अगर आप स्टेट बैंक के रिजर्व देखें, 14.5-15 अरब डॉलर पे हैं। अगर दूसरे मिला लें तो 19-20 अरब डॉलर पे आ जाते हैं, जो बैंकों के रिजर्व्स हैं। सो ओवरऑल एक स्टेबिलिटी है, कुछ मालियाती खसारा भी संभल गया है। लोगों के लिए अच्छी खबर यही है कि शॉर्ट ऑफ फ्लड्स अगर आप देखें तो अफरात ज़र जो थी वो 5% से भी नीचे चली गई थी। अब दोबारा थोड़ी सी इन्फ्लेशन जो है वो 5.6% आई है सितंबर में। कुछ फ्लड्स का असर है, कुछ इकोनॉमी थोड़ी सी खुली भी है, जिसका मतलब है प्राइवेट क्रेडिट बढ़ा है, तो लोगों ने आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आपने गाड़ी खरीदने की तरफ बढ़े तो थोड़ी सी जो इकोनॉमी है वो उसको सांस लेने का मौका मिला है। ये एक ओवरऑल सिनारियो है जिसमें इसमें एक फ्लड्स की भी हिट है, एक्सटर्नल बेहतर है, चाइना, UAE, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, रसाई हो रही है अमेरिका की मार्केट्स तक, वो एक प्रोसेस चलने की कोशिश हो रही है। बट फंडामेंटल्स जो है इकोनॉमी के, उसको ठीक करने का बहुत नादिर मौका है पाकिस्तान के पास। और मैं बहुत एम्फसाइज कर रहा हूँ, वाटर मैनेजमेंट ठीक करनी हो, एग्री प्रोडक्टिविटी ठीक करनी हो, यानी कि सलाहियत बढ़ानी हो, आपने अपनी बिजली के सेक्टर को ठीक करना हो, PIA को बेचना हो, अब ये इससे बेहतर मौका शायद आया नहीं है। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस भी, और जो इंटरनल एक स्टेबिलिटी है, और जो इंटरनल एक पॉलिटिकल भी प्रोसेस है, जिसमें आप उसको जैसे भी समझें, इस वक्त एक चल रहा है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये वो वक्त है कि पाकिस्तान को ये जो सारे काम प्राइवेटाइजेशन से लेकर डीरेगुलेशन तक एक इन्वेस्टमेंट की। डॉक्टर साहब, आपने खुद भी सुना होगा, कल नहीं बल्कि 2 दिन हो गए इस बात को, ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो कर्जे अदा कर पा रहा है, वक्त पर दे पा रहा है, एंड दैट ऑल्सो एड्स अप टू द ओवरऑल इकनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कल यूरो बॉन्ड की भी बात सामने आई है, दीगर कर्ज़ों की भी बात आई है। ज़रा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, आर वी ऑन द राइट ट्रैक व्हेन इट इज़ सेड सो? So that's an important question. So जो यूरो बॉन्ड की एक $500 मिलियन की पेमेंट थी वो कर दी है पाकिस्तान ने, बिकॉज रिजर्व्स की पोजीशन कंफर्टेबल कर दी है। ये भी याद रखिए, हर साल पाकिस्तान 23 से 24-25 अरब डॉलर जो है वो वापस करने होते हैं। अभी हम सारे सादिया जाके वापस नहीं कर सकते। अगर 14 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं तो 25 अरब डॉलर कैसे वापस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सो व्हाट वी डू इज के 12-13 अरब तो जैसे मैंने कहा कि फ्रेंडली कंट्रीज जो है वो उसको रोल ओवर कर देती हैं कि मैंने सादिया से देने थे, मैंने सादिया से कहा कि यार आई डोंट हैव द मनी टुडे सो आई विल गिव इट टू यू नेक्स्ट ईयर, तो सालाना का रोल ओवर हो जाता है। 12 अरब डॉलर यहाँ निकल गए, बाकी लेट्स से यू गो टू द वर्ल्ड बैंक, यू गो टू ADB, यू गो टू IDB, वो आपको नए कर्जे दे देते हैं और जो पुराना 1.5-2 अरब डॉलर वापस आना है वो वापस चला जाता है। तो इस तरह कमर्शियल का भी ये होता है। तो इस तरह जो है इस वक्त कर्जों की एक्सटर्नल हैंडलिंग हो रही है। ये सिचुएशन तब तक ठीक है जब तक कि IMF की अम्ब्रेला आपके साथ है। Once that umbrella goes away after 2 years, today is that time to plan कि how will we fare without the IMF when they are not there 2 years from today। ये पैसे कैसे अरेंज होंगे, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कैसे कम होगा, बैरूनी खसारा उस वक्त क्या चल रहा होगा। सो योर कंसर्न इज राइट कि ये डेट जो है उसका जो ओवरहैंग है 70% है पब्लिक सेक्टर डेट GDP का, ये होना कहाँ चाहिए? अगर हम अपने लॉ के मुताबिक चलें तो ये 60% होना चाहिए। सो क्या प्रोग्रेशन है इसको कम करने की? ये सारा आर्किटेक्चर, ये जो दूरस्थ थिंकिंग है ना, इसका टाइम इज टुडे, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टुडेज थिंकिंग। व्हाई? बिकॉज आपके पास कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है ऑन द इकोनॉमी, एक कंफर्टेबल सी सिचुएशन है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को ये फाइनेंस का काम आ गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को जाकर देखना है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिवर्स करने के लिए आज मैं क्या कर सकते हूँ। एनर्जी मिनिस्ट्री की पॉलिसी साजी ऑन दी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा बिजली के निज़ाम को ओवरऑल, उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि उसकी तंजीमें ना होने वाली है पूरे एनर्जी सेक्टर। मैं डॉक्टर साहब खता कलामी की माजरत, लेकिन जो आपने बात की, असल जो बिग हेड्स हैं या बिग हेडेक्स हैं वो यही हैं। पावर सेक्टर हो गया, ये सबसे बड़ा हमारे लिए दर्द सर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सारी चीज़ें अगर हटा दें
इसका गर्दिशी कर्जा और इसके इतनी ज़्यादा ये ख़राब है। एक तो आपने बात की कि चलें अब फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट टर्म में तो हमने मामला बेहतर किया, हमें लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू आस्क यू स्पेसिफिकली अबाउट द पावर सेक्टर। उसमें तो हमें ना इस वक्त शॉर्ट टर्म में कोई रिलीफ नज़र आ रहा है, लॉन्ग टर्म की तो कोई प्लानिंग ही नहीं है बॉस। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, इसको शॉर्ट टर्म में क्या रिलीफ करने हम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या प्लानिंग करें इसके लिए कि हम इससे तो जान छुड़ाएं ना अपनी? इसके 3 इंपॉर्टेंट जोज हैं। एक पहला जोज है कि आपने ये डिसाइड करना है कि डिस्कोस और जनरेटिंग कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जनरेटिंग कंपनीज, और तीसरी हमारी है एक नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के। इन तीनों में से सरकार ने चलाना क्या है? आई थिंक दैट्स द फर्स्ट बिग डिसीजन दैट द कंट्री हैज टू टेक। कंट्री का ख्याल यह है कि डिस्कोस को बेच देना चाहिए। वो कैसे बिकेंगे? रिटेल सेक्टर में जाके छोटे डिस्कोस बनेंगे, पूरे बड़े डिस्कोस बिकेंगे। एक उसका जो प्लान है ना वो सामने रखना चाहिए ताकि 3 से 5 साल का, जिसे कहते हैं ना, क्लैरिटी ऑन द थॉट बहुत हो कि दिस इज द ट्रांसफॉर्मेटिव प्लान ऑन दी पावर सेक्टर। सो हम पावर की बात कर लेते हैं। एनर्जी को ये तो एक हो गया, ऑपरेशंस कैसे होंगे। नंबर 2 आ जाए आपके पॉलिसी साजी क्या होगी। पॉलिसी साजी में जो मैं हमेशा कहता हूँ, एनर्जी जिसे कहते हैं ना मिनिस्ट्री चाहिए पाकिस्तान में। गैस, पेट्रोलियम, वाटर एंड पावर, इनको एक तरह देखें, एक मॉलिक्यूल है, आपके घर में आता है, वो हीटिंग भी कर सकता है, कूलिंग भी कर सकता है। सो हाउ डू यू वांट टू प्लान दिस आउट? उसके लिए पॉलिसी साजी एट द मिनिस्ट्री लेवल चाहिए। और एक तीसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इसमें, जिसको एनर्जी रेगुलेटर कहते हैं। उसमें भी मेरी सोच तो ये है कि नेपरा और ओगरा शुड बी वन बॉडी, देयर शुड बी अ वन पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर, और उसका काम टैरिफ देने के आगे मार्केट मेकिंग होना चाहिए। क्या रेगुलेटर जो है वो मार्केट बना रहा हो ताकि कंपटीशन आए मार्केट में, और जो हमारा सारिफ है उसको बेहतर एफिशिएंसी भी मिले और लोअर प्राइसिंग भी मिले। अब ये एक कंपेटिटिव मार्केट का, जैसे मैं एक आसान इसको समझाऊं, अगर बोल के एक ही चैनल हो पाकिस्तान में, उसका नाम है बोल, और वो मोनोपोली में खेल रहा हो, तो कोई कंपटीशन नहीं होगा। आप अच्छा इसलिए करना चाहते हैं ना कि आप चाहते हैं कि जो बाकी 4 चैनल है वो आपसे जब कम्पीट करें तो यू शुड बी डूइंग बेटर। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये वाले जो एक आम पाकिस्तानी की क्या ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश ये है कि यार ये जो IMF की जो हम ICU में है ना, इस ICU से जान छूटे, भले से हम बीमार रहें, वार्ड में तो शिफ्ट हों। खैर IMF की शराइत पे बात हो ही रही है, तो अब ये भी आपको बता दें 5 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इज इट गुड और बैड सादिया? आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि ये आप जो इम्पोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं, ये किन के लिए अच्छा है और किन के लिए बुरा है। व्हाट हैपेंस टू द लोकल मार्केट ऑफ योर्स? एट द सेम टाइम जो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये उनको कितना फ़ायदा दे रही है, उनको अपनी इसकी रेगुलाइजेशन कितनी ज़्यादा वेग लगती है, इसमें मज़ीद क्या जो है इम्प्लिकेशंस हैं जो कि ज़रूरी है। आई थिंक इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है HM शहजाद साहब, आप चेयरमैन हैं मोटर डीलर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आने के लिए। पहले तो हमें ये समझाइए कि ये जब हम ये कहते हैं कि जी 5 साल पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट इजाज़त मिल जाना, एक तो ये भी हमें पता है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये कभी बंद है, कभी खुल रही है, कभी, लेकिन सिर्फ ये ऐलान काफ़ी है? अभी आप लोग क्या परसीव कर रहे हैं इससे? देखिए, पहले तो क्योंकि IMF की बात हो रही है, पिछले 18-20 साल से तो मेरी एसोसिएशन कोशिश करते रहे कि भाई कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ हो, लेकिन IMF के एक कहने के ऊपर हुकूमत ने ये अलाउ कर दिया। तो शुक्रिया, हमें खुश होना चाहिए। शुक्रिया IMF और शुक्रिया वज़ीर आज़म और उनकी टीम, लेकिन उनके साथ ऐसी शराइतें डाल दी गई हैं जो मैं पिछले 42 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि ये, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपको कमर्शियल बेसिस पे यूज गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं। वरना हमेशा TR बैगेज गिफ्ट के तहत गाड़ियाँ आती हैं और उसी में हर साल कुछ ना कुछ मसले पैदा कर दिए जाते हैं और वो फिर बैठ जाती है, बंद हो जाती है, खुल जाती है। इसमें लोकल असेंबलर्स जो हैं उनका बड़ा किरदार रहा है। सही है, क्योंकि हमारे मुल्क में हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम असेंबलर्स हैं। और आज सुजुकी को 40 साल हो गए, टोयोटा होंडा को 35 साल हो गए। हमारी बदनसीबी रही कि हम लोकलाइजेशन नहीं कर सके, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी नहीं दे सके। इसके अलावा जो हमें टारगेट था 1982 में कि हम मुल्क में टेक्नोलॉजी लाएंगे, मुल्क की ज़रूरत को पूरा करेंगे, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी देंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, ये सारा आज 2025 में बैठे, ये ख्वाब का ख्वाब रह गया। चले जी, देर आए दुरुस्त आए। अब IMF के कहने पे आपने खोल दिया, बहुत शुक्रिया आपका,
लेकिन जो इसमें शराइत आपने डाली है ये तो फिर एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। जैसे कि मुझे बताइएगा कैसे। देखिए इसमें मैं कह रहा हूँ कि मुझे 42 साल हो गए, मैं ये शराइत पूरी नहीं कर सकता जो हुकूमत कह रही है। एक क्या है, मुझे क्या है आइडेंटिफाई करें जी, मुझे शराइत ताकि है क्या? मैं शराइत और एक तो हमारे ये है व्यूअर्स कि समझ जी सकें। वो कंपनी जो इस कारोबार से वाबस्ता हो, रजिस्टर्ड हो, चले जी इनकम टैक्स सेल टैक्स में, ठीक है जी हम रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड हो भी जाएंगे। दूसरी शर्त आपने ये रख दी है कि कैबिनेट ये तय करेगी कि आप कितने बड़े सरमाए से ये कारोबार करेंगे। क्यों मेरा सवाल भी यही है, क्यों? तो आप मतलब मेरा ये अपना ख्याल है कि फिर कुछ ऐसे अरबपति लोग आएंगे सिर्फ वही काम करेंगे और आप वही गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे। मोनोपोली कार्टेल हो जाएगा, वो एक कार्टेल हो जाएगा जो ऑलरेडी एक लोकल एसोसिएशन का कार्टेल है। देखिए 2021-2026 की जो पॉलिसी आई, ऑटो पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई, आपने और मैंने नहीं बनाई, उसके ऊपर ये टोटल असेंबलर्स जो 3 बिग बड़े और 11 नए, ये सब फेल हो गए। अच्छा हम समझ रहे थे कि नए आए तो ये कंपटीशन देंगे, आवाम को सस्ती गाड़ियाँ देंगे, लेकिन ये तो सिर्फ जीपें बना रहे हैं। 1-1 करोड़ की गाड़ी, 2-2 करोड़ की गाड़ी, आवाम को कौन देख? मैं एक्चुअली यही सवाल करने लगी थी कि जब पहली चीज़ मेरे बाहर से गाड़ी आने वाली, उसमें ये होता है कि ठीक है जी आप लोकल तो असेंबल नहीं कर, लोकल तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, बाहर से जो छोटी गाड़ियाँ आती हैं वो क्या किसी ऐसे बंदे को जो कि बड़ी गाड़ियाँ नहीं खरीदना चाहता, छोटी गाड़ी खरीदनी है, उसकी हैसियत उतनी है, उसके लिए कितना फ़ायदा है इसमें? बिज आपकी जो यहाँ पर मौजूद है सुजुकी ले लें या और जितनी भी ब्रांड्स की गाड़ियाँ, वो इतनी एक्सपेंसिव है कि वो आप छोटी गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये किसी भी तरह से उस क्लास को फ़ायदा देगी या नहीं देगी? अभी तो ये नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं देगी। अच्छा देखिए अब क्या किया है कि पहले इन गाड़ियों के ऊपर जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत आ रही है वही स्ट्रक्चर रखा है, सिर्फ एज लिमिट इन्होंने बढ़ा दी, इसमें 5 साल, उसमें 3 साल। अब ये 5 साल पुरानी गाड़ी आएगी, आपने इसमें मजीद 40% RD रेगुलेटरी ड्यूटी आपने नाफिज कर दी, तो फिर ये वही यानी एक आपने और तहफ़्फ़ुज़ दिया लोकल असम्बलरों को। आपने कहा जी 4 साल में 10% में बढ़ा देंगे, आप जियो, जितना खाते हो खाओ, जितनी लूट मार करते हो लूट मार करो, वही लोकल असम्बलर मजीद। अच्छा इससे समझ कुछ ऐसे आ रहा है कि IMF ने ऑब्वियसली उसने अपना कर्जा वापस लेना है, वो वहाँ पर टैक्स ऐड कर रही है, लेकिन आपने ऐसे लोगों के हवाले से कर दिया है जिससे कम से कम मुल्क को और आवाम को फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन IMF की शर्त शायद एड्रेस हो जाए। देखें IMF की शर्त बिल्कुल ठीक है, ठीक है। IMF और WTO के हम मेंबर हैं, हमने WTO को साइन किया हुआ है। वो ये कहता है कि दुनिया में जितनी भी तिजारत हो वो आज़ादाना हो, टैक्सेस कम से कम हो, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में हर चीज़ हो, गाड़ी नहीं हर चीज़ हो। तो आज हम 18 साल से तो WTO को जो है हम मुख्तलिफ ज़राए से टाइम लेते रहे, लेकिन फाइनली IMF ने इसमें अपना रोल प्ले किया। लेकिन IMF को ये नहीं पता कि जनाब आपने मज़ीद 40% ड्यूटी RD लगती है उन गाड़ियों पर या उन अशिया पर जो लग्जरी हो। आज छोटी गाड़ी लग्जरी नहीं है, हर घर की ज़रूरत है। मियाँ बीवी 4-5 बच्चों से एक छोटी गाड़ी चाहिए। हम फेल हो चुके हैं लोग। हम अपने मुल्क में जो अल्टो बना रहे हैं वो इस टाइम 33.5 लाख की है, अगर रजिस्टर्ड कराएं तो 34.5 लाख की। पड़ोस मुल्क जिसका मैं नाम नहीं लेता 3.25 लाख की गाड़ी है, उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो 13 लाख बनते चले। हाँ मैं यही कहने वाली थी, 13 लाख 14 लाख की बनेगी, 14 लाख और 34.5 लाख। आसमान जमीन का फर्क है, 3 गाड़ियां आ जाए उसमें। जी खुदा का वास्ता वज़ीर आज़म साहब, अल्लाह ने पिछले दिनों इतनी इज्जत दे दी आपको और मज़ीद इज्जत दे अल्लाह ताला आपको, लेकिन भाई आवाम का तो सोचें आप किन के हाथ ये कारोबार देने जा रहे हैं। या ये देखें ये जितनी शराइतें हैं ये सारी की सारी कौन कर सकता है, या लोकल असम्बलर या उनका ऑथराइज डीलर, या फिर ज़रूर इसमें कोई ना कोई अरबपति से डील हो चुकी है, वो ये गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे। जो इस कारोबार से वाबस्ता लोग लाखों लोग हैं, आप यकीन करें मुझे 42 साल हो गए, कई लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत आ रही है वो गाड़ियाँ समंदर पर पाकिस्तानी भेजता है, वो गाड़ी भी भेजता है और डॉलर ड्यूटी भेजता है जी। वो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में हमारे घर के चूल्हे जल रहे हैं। क्या आप इन घर के चूल्हों को बंद करने जा रहे हैं? आप शोरूम की तादाद ना देखें, शायद शोरूम 10-12 हज़ार हो, लेकिन इससे मुंसलिक लोग लाखों की तादाद में। मैं वज़ीर आज़म साहब से आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अपील करूँगा, खुदारा
इसको नॉर्मली प्रैक्टिस, जो शराइत है, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, डैमेज गाड़ी नहीं होनी चाहिए, गलत इसके प्रॉब्लम्स वाली गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, ये सब तो बिल्कुल स्मगलिंग ठीक है। होनी चाहिए, ये तमाम शराइत हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहला हक हमारा है, क्योंकि हम 40-45 साल से इन गाड़ियों में ही कारोबार कर रहे हैं। अब आपने कमर्शियल खोल दिए, IMF कहने पे आपका बहुत शुक्रिया। खुदारा वज़ीर तिजारत का ये काम है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का ये काम नहीं है। इंपोर्ट का काम कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आपने जो है EDP से ये लेटर इशू करा दिया। EDP कौन होती है? EDP होती है लोकल असम्बलरों के लिए। वो लोकल असम्बलर की जो है क्वालिटी चेक करे, उनके पुरजादात जो आ रहे हैं वो चेक करे, वो तमाम उन शराइत के ऊपर जो 1982 में डिलीशन प्रोग्राम जो MOU साइन हुआ था उस पर काम करें। उस पर काम मुझे सिर्फ मुख्तसरन ये बताएं कि ये जो 40% RD लगेगा और बाकी चीज़ें भी होंगी साथ में, तो मैं जो ख्वाब देख रहा था कि भाई अब मैं बाहर से आने वाली गाड़ी 5 साल भले से यूज्ड हो, लेकिन मेरे पास जो 2005, 6, 8, 10 मॉडल की गाड़ी वो मैं 2020 की कर लूँ है, तो मुझे वो कितने की पड़ेगी और कितने की पड़नी चाहिए थी और कितने की पड़ेगी? देखिए ये ख्वाब हर एक पाकिस्तानी का है, क्योंकि जो जापान से गाड़ी आती है ना वो डोमेस्टिक मॉडल होता है और दुनिया की बेहतरीन गाड़ी जापान अपनी आवाम को देता है। ये वो गाड़ियाँ आती हैं पाकिस्तान जिसका आप तस्वीर पाकिस्तान में जितनी नई पुरानी जो भी जितने पुराने असम्बलर नए असम्बलर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप यकीन कीजिए जो उसकी एक्सेसरीज, जो उसके रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उसका पेट्रोल एवरेज, आप तस्वीर नहीं कर। आप तो 5 साल पुरानी की बात कर रहे हैं, आप यकीन करें 20 साल पुरानी गाड़ी भी है ना, वो हमारी ब्रांड न्यू गाड़ी से करोड़ दर्जे बेहतर है। तो ये जो फैसल बात कर रहे थे कि उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? जी अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, जो 40% आपने डाल दिया RD, इससे पहले RD थी 1880 से ऊपर बड़ी गाड़ियों पे 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ की गाड़ी पे हम भी कहते थे जो 25 करोड़ की गाड़ी लेता है उसे RD क्या मारेगी? कुछ भी नहीं मारेगी। अब आपने तमाम गाड़ियों पे डाल दिया है। एक गाड़ी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 20-22 लाख में दे देंगे, अब हम नहीं दे सकते। छोटी गाड़ी वो चली जाएगी 30-32 लाख में, और जो 1000 सीसी की गाड़ी है, मैं 650 सीसी की बात कर रहा हूँ, जो 30-32 लाख पे चली जाएगी, जो 1000 सीसी की गाड़ी है वो 42 से 45 लाख पे चली जाएगी। तो खुदारा मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ, खुदारा कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ हम स्टेक होल्डर्स को बैठाइए और इस मसले को हल कीजिए। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। तो वो तमाम तर पाकिस्तानी जो ख्वाब देख रहे थे वो अभी ख्वाब देखें, क्योंकि 30 लाख की गाड़ी 40 की और 40 की तो फिर कहाँ जाएगी। अब ब्रेक लेना बनता है, ब्रेक लेते ताकि हम भी इसको डिसिफर करें कि और वो जो ख्वाब है उससे हम जाग जाएं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जो दुनिया में मनाए जाते हैं, और आज 2 अक्टूबर है, वो इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस के तौर पे मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है जो महात्मा गांधी हैं उनकी याद में, क्योंकि उनका अदम तशद्दुद का एक वो फ़लसफ़ा था। लेकिन आज उसी गांधी के भारत में तशद्दुद जो है वो पॉलिसी बन गई है। कश्मीर हो, कश्मीरी हो, दलित हो, सिख हो, माओ हो, या फिर अब लद्दाख के मामलात हो, यहाँ पे हर जगह हम देख रहे हैं कि लोग निकल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इतने अरसे तक दबा के रखने की कोशिश की। और सादिया, लेट मी से दिस वेरी वेरी फ्रीली कि जब तक कश्मीर में होता रहा ना, पूरा भारत खामोश रहा। लेकिन अब जब भारत के कोनों कोनों में ये मोदी नाम का मूजी मरस फैल रहा है, मणिपुर से लेके आसाम, मिज़ोरम, लद्दाख, सिख और मुसलमान तो पहले परेशान थे, तो अब ये दुनिया के सामने चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि जब उन्होंने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वहाँ की जो नौजवान हैं उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं। उनका थोड़ा सा 1 सेकेंड या 10 सेकेंड का मैं बैकग्राउंडर ये देना चाहती हूँ कि ये वो शख्स है जिसने लद्दाख को डेवलप करने में, चाहे वो एजुकेशनल एस्पेक्ट से हो, चाहे वहाँ पर बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हो, खुद मुख्तार बनाया कि कैसे वहाँ पर बिजली पैदा करनी है, उन्होंने खुद मुख्तार बनाया कि कैसे वहाँ पर पानी की फराहमी मेक श्योर करनी है। और पूरे इंडिया वालों ने उन्हें ना सिर्फ चेरिश किया, ना उन्हें सेलिब्रेट किया, ना सिर्फ बल्कि हर प्रोग्राम में लाके उनको और उनकी इंजीनियरिंग को बिठाया गया, सो मच सो कि उनके ऊपर एक मूवी भी बन गई उनकी डेडिकेशन में। एंड इवेंचुअली इतनी बेशर्मी से उन्हें गिरफ्तार करके गायब कर दिया जाता। मुझे उस मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन 3 करके कुछ था, वो 3 से मुझे याद आता है मोदी
और शाह, अमित शाह और शंकर। मुझे नहीं पता उस थ्री के आगे क्या है, वो आप खुद ही लगा लें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो दुनिया को अदम तशद्दुद का प्रचार करती है, आज उस मुल्क में क्या हो रहा है, राइट फ्रॉम कश्मीर टू नागालैंड टू लद्दाख नाउ। हेलो जी वक़ार साहब, आपको आवाज आई मेरी? जी मैं असल में वो आपने थ्री इडियट्स का जिक्र किया, उसमें मेरा अपना थ्योरी है कि 4 चवलों की चौकड़ी है, मूडी के एडवाइजर 3 ही 4 है उसमें। एक तो अमित शाह है, फिर जयशंकर है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोवल। और इन्होंने एक्चुअली आई थिंक बेड़ा गर्क कर दिया भारत की पॉलिसी का। आई थिंक 2014 से आपने बात की है, जब से आरएसएस की मेन गवर्नमेंट आई है, बहुत ज्यादा प्रेशर है इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। इस पे एक लंबी लिस्ट है कि एक्टिविस्ट के अगेंस्ट जो है सोनम वांगचुक तो भी लास्ट लेट्स से अपीयर हुए जी कुछ अर्सा पहले। उससे पहले अगर आप देखें इसमें गौरी लंकेश थी, बेसिकली उनको नक्सलाइट डिक्लेयर करके मारा गया। इस तरह प्रोफेसर दबुलकर थे, प्रोफेसर पंसारे थे और प्रोफेसर कुलबुर्गी, और एक ही इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सनातन सांस था आरएसएस की। तो इन्होंने शूट, इस पे वीडियो पूरी फिल्म भी है। तो ये है इंटरनल प्रेशर। जब भी कोई बात होती है, लेट्स से कोई रेज करता है वॉइस अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट फॉर पीपल, तो उस तरीके से उनको ऑलमोस्ट मार दिया। इस तरह फिर ट्रांसनेशनल प्रेशर आपने देखा है अगेंस्ट 6 कनाडा में है, यूके में और अमेरिका में। तो दूसरा लद्दाख का एक थोड़ा जस्ट हाईलाइट थोड़ा ऑल्दो वो एडिशनल हो जाएगा कि ये जब डिवाइड किया गया ऑक्युपाइड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाएगी दोनों जो है, तो उसमें एम था कि मुसलमानों की वैसे तो ऑक्युपाइड जगह लेकिन एक ही रियासत थी भारत की, जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, कि उसको जोग्राफिकली वीकन किया जाए। अच्छा, डेमोग्राफिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। लद्दाख इज अ वेरी ह्यूज एरिया, 2,75,000 टोटल आबादी है, जबकि जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वो तकरीबन 1,20,00,000 है। तो जस्ट इमेजिन के जस्ट टू अंडरमाइन मुस्लिम मेजॉरिटी इसको डिवाइड किया गया, और इसके अंदर भी फिर 46% आई थिंक या 52% मुस्लिम है अभी भी, जो कारगिल वाले हैं वो ज्यादा है। एनीवेज, सोनम वांगचुक जो है ये आई थिंक एक्टिविस्ट भी रहे हैं और किसी जमाने में मोदी की बड़ी तारीफें भी करते हैं, लेकिन द मोमेंट इन्होंने रेज की वॉइस, बिकॉज अभी गेम है कितना बड़ा एरिया अभी अंबानी अडानी को लाया जाएगा, मिनरल्स है वहाँ पे, वाटर रिसोर्सेज हैं, और वो अभी लद्दाखी जो बुद्धिस्ट हैं वो भी दे डोंट वांट। तो आई थिंक दैट इज द रीजन अभी इनको अरेस्ट भी किया गया और अभी ऑपरेशन जारी है। अच्छा, हम ज़रा उस वी गो बैक टू लद्दाख इज़ वन पार्ट ऑफ इट, कश्मीर इज़ द रियल पार्ट ऑफ इट विच आई रियली वांट टू डिस्कस, मणिपुर इज़ द रियल पार्ट ऑफ इट विच आई वांट टू डिस्कस। आपने जिस तरह से वहाँ की हर माइनॉरिटी को डिस्प्लेस करने की कोशिश की है, चाहे वो पंजाबी बोलते हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, भारत ने एक नया लेवल सेट किया है हर दफ़ा जुल्म और जबर का। आप आज कल परसों मैं किसी की वहाँ पर पॉडकास्ट देख रही थी, आई डोंट वांट टू नेम, दैट लेडी वाज ट्राइंग टू डेमोलिश जो महात्मा लगता है मोहनदास गांधी जी के साथ, उसको भी वो डेमोलिश करना की कोशिश कर रही थी। शी वाज सेइंग ही इज नॉट इवन अ हीरो ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग देयर एंड आई थिंक इट कम्स फ्रॉम आरएसएस। जी, आई थिंक इसमें जो लार्जर अगर आप देखें ना, 4 बड़ी परसेप्शन है भारत में जो डिमोलिश कर रही है आरएसएस। एक तो इनकी स्लेवरी का एक लंबा पीरियड, इसमें नॉन मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी रहे 2000 साल, तो दैट हैज टू बी डिमोलिश्ड फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल। उसमें 1000 साल मुसलमानों का रूल है, फिर आ जाता है ब्रिटिश रूल है, और फिर आ जाती है नेहरूवियन आप कह लें रूल है, या सेकुलर भारत का था चेहरा। तो वो आई थिंक दे आर डिलिबरेटली ट्राइंग टू डिमोलिश। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि नाथुराम गॉडसे जिसने मर्डर किया था गांधी का, उसकी आइडियोलॉजी जीत गई, बिकॉज ही वाज फ्रॉम आरएसएस बेसिकली, तो संघ बंदा था। अभी भी आप देख लें इनके स्टेटमेंट्स जो हैं, धमकियां दे रहे हैं मुसलमानों को, द वे गौ रक्षा के नाम पे मारा जाता है। लेकिन अभी हुआ ही है कि ये ठीक है 10 साल तो उन्होंने चला लिया, 2014 से अगर आप देखें 25-11 साल, लेकिन नाउ द रिएक्शन इज कमिंग, और इंडिया की जो रियासतें हैं प्रिसाइसली वही रिएक्शन आ रहा है। पंजाब की मैं मिसाल लूंगा, इंडियन पंजाब में अभी देयर इज अ ह्यूज, इस बिकमिंग रवांडा, बिकॉज उसमें उर्दू स्पीकिंग लोग आते थे यूपी और बिहार से, वो काम करते थे। पंजाब इज प्रॉस्परस स्टेट है, एग्रीकल्चर है और कुछ इंडस्ट्री है। अभी पंजाबी उनको निकाल रहे, हरियाणा में, हिमाचल में भी मूव चल पे, तो सेम पॉलिसी दे अडॉप्टेड अगेंस्ट माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम, वो भी आपने बूमरैंग कर रही है।
लद्दाख में ये अभी एक पहाड़ी सिलसिले लोगों की भी चल रही है मूवमेंट, बिकॉज नॉर्दर्न इंडिया देखें सारा पहाड़ी है, दे आर यूनाइटिंग, ये मैदानी लोगों को नहीं आने देंगे। मणिपुर में मीतीज और कुकीज का क्लैश है, ये ट्रिगर किया था अमित शाह ने, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी अरम भाई टेंगोल जिसने अटैक किया था कुकीज को। बिल्कुल बॉर्डर बना हुआ है, ऐसा लगता है कि दो रियासतें लड़ रही हैं। सेम इज नागालैंड। फिर साउथ इंडिया में चले जाएं आप, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरला है, पीपल आर फेड अप विद आरएसएस, और राहुल गांधी भी लेके निकला। तो मेरे ख्याल में ही इज हेडिंग टू वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड दे शुड रियलाइज कि जो पॉलिसीज आप डिवीजन की करते रहे अभी, नाउ दैट इज बूमरैंगिंग ऑन देयर फेस। लेट देम नॉट रियलाइज, वो जो करना चाह रहे हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचने देते। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हुसैन, और बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि आपने मूवी का नाम भी सही लिया, क्योंकि मुझे तो याद नहीं आ रही थी। आई जस्ट वांट टू सेंड आउट दिस वन मैसेज। आप ऐसे में क्या करते हैं, आवाम को देखना होगा कि उनका नुकसान कितना हो रहा है, एंड इफ दे आर अवेकन एवरीथिंग इज गुड फॉर इंडिया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नोबडी वांट्स, आई डोंट वांट एनी कंट्री टू जस्ट फिनिश ऑफ बिकॉज सम हेट्रेड मैसेज वाज सेंट बाय एनी वन गवर्नमेंट। सो दैट इज वन मैसेज दैट आई वांट टू सेंड। इंडिया की बात हो ही गई है तो फिर की भी बात कर लेते हैं। और देखिए हर मैदान में आप पिट रहे हैं, ठीक है, और जब आपके सामने हरीफ आए और उसका नाम बंटी हो तो फिर वैसे ही बंदे की हंसी छूट जाती है। लेकिन फिर हुआ ये कि बंटी भाई ने जो है थोड़े से भरम भी कराए हमारे चैम्पियन को। फिर उन्होंने क्या हशर किया ये आप देख सकते हैं। इशारा किया पाकिस्तानी बॉक्सर ने, उसके बाद उन्होंने धक्का दिया, उसके बाद हमने कोई रूड बिहेवियर नहीं अपनाया साथ दिया। हमने ये नहीं कहा कि नहीं जाओ, नहीं हम हाथ नहीं मिलाते हैं। हमने कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम मिला अपना हाथ मिला के मुक्का आपको देंगे। और ये कारनामा सरअंजाम दिया है समीर खान ने, जो कि हमारे साथ आज मौजूद है, पाकिस्तानी बॉक्सर और यूबीओ यूथ वर्ल्ड बैंटमवेट चैंपियन। वेलकम चैंपियन समीर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इसके साथ। अब ये हो गए ये साथ हो गए। कैसी रही फाइट, कैसा था माहौल सारा? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा भी लगा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए टाइटल भी विन किया, तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये जो फेस ऑफ में बंटी ने आपको धक्का दिया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? किसने दिया धक्का? बंटी ने। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा? जी बिल्कुल, आपको पता है अगर कोई अपनी हार तो नहीं देख सकता, तो वैसे ही हम उनको इतनी बार हरा चुके, राफेल वगैरह हमने गिराए थे, तो बस मेरे दिमाग में आया और मैंने उनको इशारा किया तो वो अपने आपे से बाहर हो गए। उन्होंने गुस्से में मुझे, और एक दो बार उन्होंने मुझे इशारा भी कि भाई मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रिंग में। मैंने बोला रिंग में क्या हुआ? रिंग में बस अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा था रिंग में से लेकर वहां से निकलने तक का? थोड़ा मैं इसको सवाल रिफ्रेश करूं? हाँ प्लीज। जितने भरम कराए थे बंटी भाई ने उतने तगड़े थे वो? नहीं, ऐसा तो नहीं था। वो हरियाणा की तरफ से थे और ताकतवर तो बहुत है, लेकिन रिंग के अंदर अपना नहीं बता पाए कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। हरियाणा का मर्दानगी से जब मुकाबला हुआ तो फिर जो काम हुआ। अच्छा, लेकिन देखें बात ये कि ये तो हम अज़राए मजाक सारी बातें कर रहे हैं, और आपके मेडल भी, आपका बेल्ट भी आपके सामने है। जब हम बात करते हैं दो मुल्कों की, तो इसके बाद आपकी फ़ाइट हो गई, सारा कुछ हो गया, मुझे बताएं उसके बाद आपकी मुलाकात हुई और कोई बातचीत हुई, या फिर वो भी क्रिकेट टीम की तरह नाराज़ होकर चले गए थे? नहीं, उसके बाद भी मैं उनसे नहीं मिला। मैंने हैंड शेक भी नहीं किया उनसे और मिला ही नहीं। बस मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना था और मैं वहाँ पे टाइटल विन करके आया, और फर्स्ट टाइम ये टाइटल मैं जीता हूँ। इससे पहले पाकिस्तानी बॉक्सर्स गए थे यहाँ से यही टाइटल खेलने के लिए अगेंस्ट इंडिया 2 टाइम, और वो दोनों टाइम फेल्ड हो गए पाकिस्तानी। तो मैं फिर गया और मैंने वहाँ पे जाके बंटी सिंह उनके साथ मेरी फ़ाइट हुई और मैंने फिर इंडिया को हराया, और मैं ये टाइटल पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे लेकर आया। अच्छा, मुझे एक बात आ रही है, ओब्वियसली जो आपने किया है पाकिस्तान के लिए दैट स्टेज, वो तो नहीं, हम उसको कोई भी जो है ना अंडरमाइन नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छा है। एक तो मुझे अपना फ्यूचर प्लान बताएं कि आप क्या आगे करने जा रहे हो। दूसरा, क्यों जहन में आया डिड यू डोंट वांट टू शेक हैंड्स, या आप उनसे मिलना नहीं चाहते या मौका नहीं मिला? व्हाट हैपेंड देयर? शेक हैंड्स इस वजह से, आपको पता है क्रिकेट मैच हो रहे थे एशिया कप, उसके अंदर इंडियन टीम ने पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट किया और हमें बुरा लगा कि यार हम एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन के अंदर हम लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं, और आज तक ऐसा हुआ नहीं था, और ये फर्स्ट टाइम हुआ कि टॉस के टाइम पर ऐसा। तो वहीं से जाके मुझे भी हर्ट हुआ कि ऐसा, तो फिर मेरे जहन में भी है कि भाई हमने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब इंडिया नहीं कर सकता, हम स्पोर्ट्समैन हर जगह दिखाते हैं। तो वहाँ पे बस मेरे ध्यान में आया कि मैंने भी कोई ना हैंड शेक किया ना कुछ किया,
और आपके अभी भी ब्रूज है आई थिंक आँख के नीचे मुझे जी, अच्छा ये जी बताएं। ये चौथा पांचवा राउंड ऐसा था कि जिसमें मुझे लगी थी, लेकिन फिर मैंने रिकवर किया था अपने आप को। अच्छा समीर, चलें ये तो आपने कर दिया ना, ये तो जो करना था वो कर दिया आपने, बंटी सिंह का जहाज़ गिरा दिया। थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपनी ट्रेनिंग के बारे में, कब से कर रहे हैं, और आप मर्दान से बिलोंग करते हैं माशाल्लाह, वहीं से आपने स्टार्ट किया खेलना या यहाँ आके खेलना स्टार्ट किया, और वहाँ पे ये बॉक्सिंग सर्किट कैसा है? मैं बेसिकली रहता कराची में हूँ, पीछे से मैं मर्दान से हूँ और मैं अपनी सारी ट्रेनिंग यहीं कराची में करता हूँ। हमारा जो क्लब है वो एक रोड के ऊपर था, हम रोड के ऊपर गली में ट्रेनिंग करते थे। हमारे कोच खावरदीन अफरीदी हैं, वही इस क्लब को चला रहे हैं और उन्होंने ही मुझे इतने यहाँ तक पहुँचाया है मेरी ट्रेनिंग के लिए। और हमारे पास बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना बैग्स वगैरह ना कुछ। हमने एक टायर के थ्रू हमने अपना बैग बनाया, ग्लव्स वगैरह ख़रीदे और वहीं से हम ट्रेनिंग करते करते, मैं बचपन तकरीबन 8 साल से बॉक्सिंग खेला हूँ बचपन से, तो वहीं से मेरा शौक़ बढ़ा था और मेरे कोच ने मेरे अंदर काबिलियत देखी और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच समीर, आपको और बहुत सारी कामयाबियां हम विश करते हैं। आने वाले आपके जितने भी प्लान्स हैं, आपके ट्रिप्स हैं, खुदा करे कि आपके लिए कहाँ है, क्या है आपके लिए बहुत अभी मैं ये टाइटल जीती हूँ। अब मेरा आगे का प्लान है कि मैंने WB एशिया के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए, जो आज तक कोई भी नहीं खेला। और इसके अलावा मेरा एक ख्वाब है कि मैं वर्ल्ड के अंदर 5 बॉक्सर्स के अंदर अपनी जगह बनाऊं और पूरे पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतूं, और जो आज तक वर्ल्ड टाइटल कोई भी नहीं जीता। बहुत बहुत एक तो आपको दोबारा मुबारकबाद आपको। तो कहने का मकसद ये है कि देखें हमारे पास टैलेंट कितना है कि सहूलियात नहीं है, फिर भी जाके ऐसे ममालिक को हराना कि जिनके पास बहुत सहूलियात हैं, और इस कंडीशन में मुल्क का नाम रोशन करना। तो जो हुकाम है उनसे सिर्फ एक अदना सी दरख्वास्त है, इन पे भी ज़रा इन्वेस्ट करें, इन पे करेंगे तो ये और अच्छा करेंगे। ठीक है जी, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।